हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे इन्वेस्टिंग के स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और इन्वेस्टिंग के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इस सीरीज़ में जो मेन मोटिव इस सीरीज़ का वो है कि जितने भी लोग हैं सभी सभी फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड तो बहुत सारे हैं बट स्टिल उन लोगों को जो फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट इनके नाम से, इन्वेस्टिंग के नाम से मतलब डरते हैं। एंड हम इंडिया जैसी इकोनॉमी में रह रहे हैं जहाँ पे कि ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे हर किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम उसको इंश्योर कर सकता है अगर हम इन्वेस्टिंग के बारे में जान सकें। तो अगर हम देखें जैसे बचपन से ही हम सब लोग जब छोटे रहते हैं तो उस टाइम पे हम डिपेंडेंट रहते हैं फाइनेंशियली पेरेंट्स के ऊपर। तो हमारी लाइफ की अभी ज़्यादातर चॉइसेस जो रहती हैं वो पेरेंट्स के द्वारा ही, उन्हीं के अंडर कमांड्स में रहती हैं। अगर शादी के बाद अगर आप अर्निंग नहीं करो तो आपकी जो लाइफ डिपेंड रहती है वो मोस्टली अपने स्पाउस के ऊपर रहती है। अगर आप सेव कर रहे हो, सेव नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ मोस्टली डिपेंड करती है अपने एम्प्लॉयर पे कि वो आपको कितनी सैलरी दे रहा है, इन सब चीज़ों पे। वहीं अगर आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया तो आपकी लाइफ टोटली डिपेंड रहती है अपने चिल्ड्रंस पे या फिर बाकी चीज़ों पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें जो मेन 3 स्टेप्स है कि पहले अर्निंग करना सीखना पड़ेगा, फिर उसको सेविंग करना, देन उसको इन्वेस्टिंग करना। तो अगर हम जो बिग इन्वेस्टर हैं जैसे वॉरेन बफेट हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप सोते टाइम अगर अगर अर्न करना नहीं सीख पाए तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको काम करने पड़ेंगे। तो ये है बेसिक चीज़ कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना नहीं सीख रहे हो तो। नेक्स्ट चीज़ फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बावजूद भी हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं है प्रॉपरली। इसके तो मेन रीज़न है कि हमें स्कूल्स में हमेशा ये तो सिखाया जाता है कि हमें जॉब कैसे करनी है, मनी कैसे अर्न करना है, बट मनी को कैसे वर्क कराना है अपने लिए, कैसे इन्वेस्ट करना है उसको, इस चीज़ के ऊपर बहुत ही कम एजुकेशन है। तो इस चीज़ को अगर हम फुलफिल करें तो मेरी कोशिश जो है कि अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट बन पाएँ या फिर सीख पाएँ ज़्यादा लोग कि कैसे वो अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं, मनी को एज अ एम्प्लॉयर यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए मनी अर्न करे। तो वही एक सीरीज़ का जो मेन मोटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इन्वेस्ट करना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि जिन चीज़ों के दाम आज से 1 साल पहले थे वही रेट्स पे सेम चीज़ें नहीं होती। तो इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे हम देखें कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखो तो कितना प्राइसेस इंक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। गोल्ड का प्राइस पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 20-30% इंक्रीज़ हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहीं जो एक नॉर्मल सैलरी है पर्सन की वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो 3 इडियट्स का जो एक बहुत ही एक जो है आपके सामने है कि जो उसमें रहता है कि भिंडी भी बहुत ज़्यादा जो कुछ दिनों बाद है कि वो आपको वो भी सोने की दुकान में मिलेगी। तो सेम चीज़ हो रहा है कि हमारा जो परचेजिंग पावर है रुपीज़ की, जो भी है मनी की परचेजिंग पावर, वो कम हो रही है। जो चीज़ आप कल 100 रुपये में खरीद पा रहे थे सेम चीज़ को आज खरीदने के लिए आपको 120-130 रुपये देना है। तो अगर आप मनी अर्न कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो और अगर उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, एज अ कैश रख रहे हो सिंपली, तो जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी। तो उस चीज़ के लिए एक ऐसा है कि आप अपने मनी की पावर को कम करते जा रहे हो। जहाँ 100 रुपये लगना चाहिए था वहीं पे अगले कुछ टाइम के बाद 110-120 जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से। तो अगर हम इन्फ्लेशन का रेट देखें इंडिया में पिछले जो भी डाटा है 2012 से लेकर 2021 तक, तो इसमें अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जो है इन्फ्लेशन 5 से 6% के अराउंड इंक्रीज़ होता है। और वैसे भी ये गवर्नमेंट डाटा है। जो रियल इन्फ्लेशन है वो हम देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट 10-20 ईयर्स में, या फिर जो बस के फेयर्स हैं, मेट्रोज़ के फेयर्स हैं, इन सब चीज़ों के जो किराए हैं कितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। तो उस रेट से सैलरी नहीं इंक्रीज़ हुई लोगों की, बट इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग का जो मेन रीज़न है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो आपके मनी की परचेजिंग पावर है उसको लगातार इंटैक्ट रखना है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि हमारे सबके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के लिए सेव करना। तो अगर आप सेव करोगे तो मोस्टली हो सकता है कि आपको बाद में लोन लेना पड़े, बट अगर आप इन्वेस्ट करते हो मनी को तो हो सकता है कि आपको लोन ना लेना पड़े। या फिर जैसे मैरिजेस में इंडिया में कितना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो उसके लिए भी लोग सेव करते हैं। अगर उसके लिए भी अगर हम सेव के साथ अगर उस मनी को इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप सेव कर रहे हो तो केवल आप एक मनी को इकट्ठा कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। जहाँ एक शादी आज से 10 साल पहले 5 लाख में होती थी वही चीज़ आज 12 लाख 15 लाख में हो रही है। तो अगर आप सेव कर रहे हो साथ साथ अगर उसको इन्वेस्ट करोगे तो आप जल्दी उन चीज़ों को कर सकते हो। वहीं कुछ और चीज़ें जैसे कि होम
हर किसी का सपना रहता है घर बनाने का, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आ सकती हैं कि अगर आप होम के लिए अपना लोन ना लेने के बजाय अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको कर सकती है। फिर वैकेशंस एंड ये सब चीज़ें हैं जिनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग की वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ज़्यादातर हर कोई चाहता है कि वो पूरी लाइफ भर ही काम करता ना रहे, या फिर वो अगर उसको काम करना वो उसके विल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसको मजबूरन कोई काम ना करना पड़े। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वेस्टिंग अगर करते हैं और अगर आप एक अच्छे रिटर्न्स के साथ एक अच्छा कॉर्पस बनाते हो तो आप मेंटली फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशन उनको फुलफिल कर सकते हो। जैसे अगर आपका वैकेशन करने का है या फिर कार का है और भी कोई चीज़ है, तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो जो फर्स्ट एंड द बेसिक जो ऑप्शन है जो ज़्यादातर इंडियंस लोग यूज़ करते हैं वो है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादातर लोगों को पता है कि एफडी कैसे कर सकते हैं, आरडी कैसे कर सकते हैं, या फिर पीपीएफ, और कुछ हद तक लोग थोड़ा बहुत बॉन्ड्स वगैरह के बारे में बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं। तो अगर हम एफडी के इंटरेस्ट रेट देखें, जो ये आरबीआई का डाटा है, तो एफडी के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज देखें तो ये 7 to 6% के आसपास है। और वहीं जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी 7 to 6% है। तो हार्डली जो एफडी के इंटरेस्ट हैं उससे हमारा इन्फ्लेशन को हम बीट कर पाते हैं। बहुत ही 1% 2% से ही आपका जो मनी है वो ग्रो होता है। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, जो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं अगर उसकी बात करें, तो अगर हम लास्ट 20 ईयर का डाटा देखें तो ये एवरेज 7 to 8% के अराउंड है। तो ये भी आपको मतलब आपकी मनी सेविंग से तो बेटर है, बट ये आपके मनी को ग्रो नहीं करता है। जो मनी की पावर है उसको इंटैक्ट रखता है बट ग्रो नहीं करता है। सो इवन दो ये बहुत सेफ ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे आपको जो लॉस है या फिर रिस्क है कैपिटल लॉस का वो बहुत कम है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पे है वो है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में होता है कि आप जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनके जो बिजनेस है उसमें आप शेयर होल्डर बन सकते हो, एक प्रकार से आप पार्टनर बन सकते हो उस कंपनी में। तो वहीं अगर हम बेसिक देखें कि जो सेंसेक्स ने जो हम रिटर्न दिए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, तो हम देखेंगे 14 to 15% CAGR का दिया है। और CAGR का मीन्स है कि हर ईयर 14 to 15% से रिटर्न्स इंक्रीज हुए हैं हर साल। तो बट साथ साथ अगर यहाँ पे हाई रिटर्न्स है तो साथ साथ यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं का हम कुछ एग्जांपल देंगे कि आगे की अगर इक्विटी को एज अ वेल्थ क्रिएटर यूज़ करें, और सेम चीज़ इक्विटी एज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी है, तो उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर हम एग्जांपल लें आइशर मोटर, ज़्यादा लोगों का एक ड्रीम रहता है स्पेशली बॉयज़ का कि उनको लद्दाख जाना है रॉयल इनफील्ड पे। बट अगर हम रॉयल इनफील्ड खरीदने के बजाय अगर हम 2001 में अगर रॉयल इनफील्ड पे इन्वेस्ट किया होता, इवन तो अगर आपने एक शेयर भी लिया होता जो कि उस टाइम पे 2 रुपये का था, सेम शेयर अभी 2600 के अराउंड का है। तो ऑलमोस्ट जो पिछले 20 साल में है रॉयल इनफील्ड या फिर आइशर मोटर बोलें, इसने 1000 टाइम्स आपके मनी को ग्रो किया है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए रॉयल इनफील्ड या फिर आइशर मोटर पे अगर 2001 में इन्वेस्ट किए होते तो सेम चीज़ आपके अभी तक 100 करोड़ के आसपास हो जाते। तो ये पावर है इक्विटी के। वहीं अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एशियन पेंट ज़्यादा लोगों को पता है, हर कोई यूज़ भी करता है अपने घरों में। अगर हम एशियन पेंट्स में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं 2001 में, जो कि अराउंड 15-16 रुपीज़ का था, सेम एशियन पेंट आज 2900 के अराउंड का है। और साथ साथ ये तो केवल जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो है, बीच में इन स्टॉक्स ने काफ़ी बार स्प्लिट्स दिया है, बोनसेस दिए हैं, डिविडेंड दिया है। तो अगर आप देखो तो 200 टाइम्स से भी ज़्यादा जो मनी है वो आपको रिटर्न दिया है। बट एक दूसरी साइड भी है इक्विटी मार्केट की जहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। अगर हम देखें 2018 में अगर येस बैंक का जो केस लें, जो येस बैंक था उसकी प्राइस से अराउंड 300 रुपीज़, अगर हम ऑलमोस्ट अप्रोक्स लें 300 के अराउंड के प्राइस था। बट करंटली वही चीज़ अभी 13% और 13 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इक्विटी मार्केट में वेल्थ क्रिएट भी होता है, वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होता है। और अगर हम देखें तो 96% डेप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे मनी। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ येस बैंक में करे होते हैं इन्वेस्ट, तो वही चीज़ आज आपको केवल 4000 या 5000 रुपीज़ रह जाती। तो इक्विटी मार्केट के दोनों साइड्स हैं हम। तो इन्हीं चीज़ के लिए है कि कैसे हम बेहतर स्टॉक्स चुन सकें, उसी के ऊपर ही पूरी सीरीज़ है कि कैसे टेक्निकली एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस या फिर ऑप्शन चेन डाटा, इन सब चीज़ों को कैसे रीड कर सकते हैं ताकि हम जो ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनीज़ हैं इनसे थोड़ा अवॉइड कर पाएँ। तो ये इस सीरीज़ का मेन मोटिव है। नेक्स्ट जो हमारे पे ऑप्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है रियल इस्टेट।
तो रियल इस्टेट में जैसे आपको पता है कि प्लॉट ले लेना या फिर कोई ज़मीन ले लेना, रेंटल इनकम, अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो उसको रेंट की तरह यूज़ करना, तो ये सब तरीके हैं जहाँ से आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और रियल इस्टेट में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो 2008 का क्राइसिस है, बट उसके बाद से जो रियल इस्टेट के जो प्राइस है वो उतनी तेज़ी से नहीं इंक्रीज हुई जैसे कि 2000 से लेकर 2008 तक हुई। इवन तो प्राइस इंक्रीज होती है, बट रियल इस्टेट के जो डीमेरिट्स हैं वो उसमें ये है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है इस चीज़ में, रिटर्न्स में। और साथ साथ लिक्विडेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस पर, तो हो सकता है कि आपको जो आपका जो जिनको आपने सेल करना है प्रॉपर जो पार्टी है वो ना मिल पाए। तो रियल इस्टेट में थोड़ा ये चीज़ की डाउट है। वहीं अगर हम देखें कि और ऑप्शन कौन से हम पे जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें नेक्स्ट है वो है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज़ में जैसे गोल्ड में है या फिर सिल्वर में है। तो अगर हम देखें कि गोल्ड का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, इवन दो सिल्वर का प्राइस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम डाटा में देखें तो डाटा के हिसाब से जो गोल्ड का प्राइस है या फिर सिल्वर का प्राइस है, दोनों ने ऑलमोस्ट पिछले 20 ईयर्स में 20% के CAGR का रिटर्न दिए हैं, जो कि हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। अगर हम फिक्स एसेट की बात करें या फिर इक्विटी मार्केट की बात करें, तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने। बट गोल्ड के प्राइस का कुछ पक्का वो नहीं है, श्योरिटी वाली चीज़ नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। नेक्स्ट जो हम पे लो क्रिप्टो करेंसी, तो ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट क्रिप्टो करेंसी की बात क्या है कि इसमें रियली कोई वैल्यू नहीं है, बैक एंड पे कुछ बिजनेसेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट का बैक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक डाउट आता है, और ये हाईली वोलेटाइल है। जैसे हमने देखे पिछले लास्ट 1 मंथ में ही जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर बिटकॉइन है, ये क्रैश हो गया, ऑलमोस्ट 40 to 50% क्रैश हुआ है। तो बिटकॉइन भी एक एज ए एसेट क्लास यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एज ए एसेट क्लास लेते हैं, बट इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैंने जो एक वीडियो बनाई थी लास्ट, उसमें आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में अगर बहुत सारे इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रिटर्न भी दिए हैं, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कैसे, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उस चीज़ के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे उनको फर्दर करना है और कैसे स्टडी करना है। तो उस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एंड देखने के लिए थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा चैनल एंड ये वीडियो, एंड डू कमेंट्स कि आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इनमें से कौन से एसेट क्लास को यूज़ कर रहे हो। थैंक यू।